अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में CIA के सरबराह माइक पॉम्पेओ अमरीकी वजीर खारजा बनने के एक और कदम करीब, और इस्लामाबाद में गाड़ी के हादसे में मुलव्वस अमरीकी सफारतकार का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। प्रोग्राम में हम और भी बहुत कुछ लेकर आए हैं आज आपके लिए। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। शाम में जारी खाना जंगी का सियासी हल तलाश करना क्या मुमकिन है? जिन्ना यहाँ हनीमून के लिए आए थे। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की यादों का अमीन मेट्रोपोल होटल आज किस हाल में है? और अमेरिका में पाकिस्तान के बेशकीमत आर्ट की नुमाइश। अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए उमूर खारजा ने CIA के डायरेक्टर माइक पॉम्पेओ की बतौर वजीर खारजा नामजदगी की तौसीक कर दी। ताहम इस मामले पर सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान कमेटी के दरमियान इख्तिलाफ वाज़ेह है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं नदीम याकूब के पास, जो कैपिटल हिल पे मौजूद हैं, जहाँ माइक पॉम्पेओ की नामजदगी से मुताल्लिक बहस इस वक्त भी गर्म है। नदीम, तफसीलात क्या हैं? जैसा कि आपने कहा, ये जो डिवीज़न है वो दोनों पार्टियों के दरमियान तो है ही, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी इस मामले पर एक तकसीम है। और इसके बावजूद कि माइक पॉम्पेओ का ताल्लुक जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है, और एक वक्त ऐसा भी था जब ऐसे लग रहा था कि शायद खारजा अमूर की कमेटी जो है वो उनकी मुखालफत में वोट दे। जो कमेटी के एक रुकन हैं रैंड पॉल, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से इनिशियली वो इनकी नामजदगी की, माइक पॉम्पेओ की नामजदगी की मुखालफत कर रहे थे, जिसकी वजह से सदर ट्रंप ने पब्लिकली सेनेटर्स पर दबाव डाला कि वो उनके नामजद वज़ीर खारजा के लिए उसकी हमायत करें। कल जब हेयरिंग हुई तो रैंड पॉल ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया और उन्होंने माइक पॉम्पेओ की हमायत में वोट डाला। अब तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद रोज़ में सेनेट का पूरा ऐवान जो है वो उनकी नामजदगी की मंजूरी देगा, जिसके बाद वो वज़ीर खारजा का ओहदा संभाल सकेंगे। जी सारा। ऑलराइट, नदीम याकूब हमारे साथ थे कैपिटल हिल से, और इस मौजू पे जैसे जैसे पेशरफ्त होती जाएगी हम आपके लिए ताज़ा रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू नदीम फॉर दीज अपडेट्स। और माइक पॉम्पेओ के वजीर खारजा बनने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कैसा असर पड़ सकता है, और इस वक्त दोनों मुल्कों के ताल्लुकात किस समझ जाते नजर आ रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे केटो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तज्जियाकार सहर खान से। सहर, वेलकम टू व्यू 360। माइक पॉम्पेओ के हमने देखा कि कल भी बहुत टेंशन रही कमेटी के दरमियान में ही जिन्होंने उनको वोट करना था। एक मुतनाज़ा शख्सियत है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। यहाँ पे पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आप और आप जैसे दूसरे तज्जियाकार यहाँ वाशिंगटन में क्या एडवाइस देंगे माइक पॉम्पेओ को कि कैसे हैंडल करें? सबसे पहले तो बात ये कि माइक पॉम्पेओ जो है वो रेक्स टिलर्सन से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो एक लिहाज से एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि सदर ट्रंप ने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच पाकिस्तान की तरफ इख्तियार की है, और माइक पॉम्पेओ साहब जो हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं। तो मैं ये प्रेडिक्ट करती हूँ कि कम से कम पाकिस्तान के लिहाज से कोई हम डिसएग्रीमेंट्स नहीं देखेंगे, हम कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देखेंगे जो एक दूसरे के खिलाफ हों। तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ही पेज पे होगी पाकिस्तान को डील करने के मामले में। अच्छा, आज एक और बड़ी खबर हमने देखी कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेट हैं जिनकी गाड़ी के एक्सीडेंट में एक पाकिस्तानी शहरी हलाक हुआ था, उस डिप्लोमेट को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और उसके अलावा ये भी कहा है कोर्ट से कि वो इनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, जो सिफारती इस्तिस्ना उनको हासिल है, उसको भी ख़त्म कर दें। वियना कन्वेंशन तो कहती है कि अगर ड्यूटी पे है कोई सिफारतकार और ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उसको ज़ेर हिरासत नहीं ले सकते, जेल में नहीं डाल सकते, ट्राई भी नहीं कर सकते। इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान को ये मामला कैसे हैंडल करना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल के जो लॉज हैं जिनका वो खुद साइन कर चुका है, जिन कन्वेंशन का वो सिग्नेटरी है, उनकी खिलाफ वर्जी भी ना हो, और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो? बिल्कुल, ये बात ही कि ये बहुत ही मुख्तलिफ सिचुएशन है और एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी है, क्योंकि अभी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात सबसे कमज़ोर हैं। तो इस तरह की अगर कोई वाक़यात हों आम तौर पे तो ये कभी कभी ख़बर में भी नहीं आती, लेकिन ये अभी पोलराइज़ हो रही है इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो सबसे कमज़ोर हैं। मेरी राय ये होगी कि ये एक इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ये एक बहुत ही छोटी सी बात है। हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम अफ़गानिस्तान की तरफ देखें तो अफ़गानिस्तान की जंग कैसे ख़त्म हो सकती है और एक मुस्तकिल नतीजा कैसे इख्तियार हो सकता है। एलिस वेल्स हमने देखा इस महीने में ही सिर्फ उन्होंने 2 दौरे किए। पहला दौरा इस महीने के आगाज़ में तो उनका 1 हफ्ते तक जारी रहा। वो आती हैं चली जाती हैं, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम नहीं देखते।
Is no news good news? क्या ये अच्छी बात है कि कोई बहुत बड़ा हम कुछ तब्दीली नहीं देख रहे? क्या इशारा मिल रहा है इससे? सबसे पहली बात यह है कि जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही आहिस्ता चलती है। तो सफ़ीर एलिस वेल्स बाकायदगी से पाकिस्तान जा रही हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि सदर ट्रंप ने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच इख्तियार किया पाकिस्तान के मामले में। तो जैसे उन्होंने एड को ख़त्म किया, उन्होंने ये बहुत सख्ती से कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी को ख़त्म कर देना चाहिए, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट पे आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत से मूवमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सफ़ारत बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। और तो इस तरह से एलिस वेल्स का मिलना फॉरेन सेक्रेटरी तमीना जंजुआ के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नसीर जंजुआ के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जावेद बाजवा के साथ, इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, इस तरह की हाई लेवल मीटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि अगर 2-3 महीनों में जो भी क्राइसिस आए तो यही ताल्लुकात होंगे जो एक डिप्लोमेटिक अप्रोच इस्तेमाल हम कर सकते हैं। स्लो एंड स्टेडी। ऑलराइट, सहर खान हमारे साथ ही केटो इंस्टीट्यूट से। सहर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शाम में 7 साल से जारी खाना जंगी का सियासी हल तलाश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका सरबराही में आज बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में 2 रोज़ा इजलास का आगाज़ हुआ है। इजलास में शामी बाशिंदों के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद जमा करने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब शामी अफवाज रूस की मदद से अस्करी फतह पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। सिफारती कोशिशों की कामयाबी का क्या इम्कान है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम की फौज दमिश्क में दाइश के ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। हिजरुल अस्वद नामी इलाके और इसके करीब वाक़े फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों का कैंप यरमूक शामी दारुल हुकूमत में आखिरी ऐसे इलाके हैं जहां दाइश और दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों का कब्जा है। यहाँ बड़ी तादाद में आम शहरी भी मौजूद हैं। हम जमीन पर सख्त लड़ाई देख रहे हैं और फजाई जंग भी जारी है। उनके घर महफूज नहीं, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। यरमूक कैंप में मौजूद आखिरी अस्पताल भी अब काम नहीं कर रहा। शाम में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के खाना जंगी में तब्दील होने के 7 साल गुजर जाने के बावजूद अभी क़याम अमन एक ख्वाब है, जिसे मुकम्मल करने की एक और कोशिश ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस इस जंग के तमाम फरीकों को इकट्ठा करने वाला पहला बड़ा और बैनुल-अक़वामी मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका चेयरमैनशिप भी इस मसले का कोई सियासी हल निकालने की राह हमवार कर सकती है। नहीं पड़ा। लीना खतीब कहती हैं कि मगरबी इत्तेहादियों को रूस से निमटने के लिए ताकत के इस्तेमाल की धमकी को मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए। जेनीवा मुज़ाकरात से जाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा नहीं सिर्फ अमरीका रूस को शाम के मामले में पुरअमन हल पर आमादा कर सकता है, क्योंकि अमरीका सुपर पावर है, वो वाहिद ताकत जो रूस पर दबाव डाल सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस से पुरुमीद नजर आते हैं। शाम ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब एक नए आगाज की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से शाम के तनाज़े का कोई पुरअमन हल तलाश करने की कोशिशें सलामती कौंसिल में इत्तफाक न होने के बायस खटाई में पड़ी हुई हैं, और जब तक ये इख्तलाफात दूर नहीं होते शाम में सियासी हल का रास्ता गैर वाज़े नजर आता है। हेनरी रिचवेल की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले सरकारी मेहमान के तौर पर वाशिंगटन आए फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का आज व्हाइट हाउस में पूरे फौजी एजाज के साथ इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके बाद दोनों सुदूर तिजारत और सिक्योरिटी समेत अहम मामलात पर बाज़ाब्ता बातचीत करेंगे। तवक्को है कि सदर मैक्रों इस मौके पर सदर ट्रंप को ईरान के साथ बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदा जारी रखने पर कायल करने की कोशिश भी करेंगे। सदर ट्रंप ये तस्दीक करने से इनकार कर चुके हैं कि ईरान इस मुआहदे की पासदारी कर रहा है, ताहम ईरान और मुआहदे में शामिल यूरोपीय मुल्क इससे मुत्तफिक नहीं। दीगर अहम खबरें आइए देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमरीकी सदर ट्रंप को खबरदार किया है कि अमरीका आलमी ताकतों के साथ किए गए तेहरान एटमी मुआहदे की पासदारी करे, वरना उसे शदीद नताइज भुगतना होंगे। दूसरी जानिब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का कहना है कि अमरीका की जानिब से मुआहदे से इनहराफ के नतीजे में ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर सकता है।
कनाडा में पैदल चलने वालों पर वैन चढ़ाकर 10 अफराद को हलाक करने वाले शख्स की 25 साल एलेक मनाशियन के नाम से शनाख्त कर ली गई है। टोरंटो पुलिस के मुताबिक हादसा जानबूझकर किया गया, ताहम हमले की वजूहात का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हादसा मुल्क को दरपेश किसी बड़े खतरे की निशानदही नहीं करता। शुमाली कोरिया में एक बस हादसे के नतीजे में 32 चीनी सयाह हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने हादसे से मुतासर अफराद की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए का दौरा किया। किम जोंग ने चीनी सफारत खाने का दौरा भी किया और हादसे पर रंज और हमदर्दी का इजहार किया। अमेरिकी रियासत इंडियाना के एक चिड़ियाघर से निकल भागने वाले जराफे के एक बच्चे को 2 घंटे की कोशिश के बाद दोबारा पकड़ लिया गया। 7 माह की मादा जराफा चिड़ियाघर में लगी बाढ़ की वजह से वहां से बाहर निकलने में कामयाब न हो सकी। और यहाँ आपको एक और अपडेट देते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और पेशावर के कोर कमांडर जनरल नज़ीर अहमद भट्ट ने यह कहा है कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुतालबात के बारे में वो उनसे बातचीत करने के लिए राजी हैं। पेशावर के कोर कमांडर ने मजीद ये कहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो मुतालबात हैं वो दुरुस्त हैं और उनके हल के लिए मुज़ाकरात की तैयारी जारी है, लेकिन इस तहरीक की जो सरगर्मियाँ हैं और जो नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं उनसे मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा। उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया इदारों पर और सोशल मीडिया पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि वो इस तहरीक की सरगर्मियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। इस खबर की तफसीलात और मजीद बहुत कुछ जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां इस्लामाबाद और वाशिंगटन में मौजूद हमारी टीम्स आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें, अहम तबसरे और बहुत सी दिलचस्प वीडियोस लेकर आती हैं। प्रोग्राम में भी बहुत कुछ शामिल है, हमारे साथ ही रहिए। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना अपने हनीमून पर जिस होटल में ठहरे थे, आज वो किस हाल में है, इस बारे में हम अब आपके लिए एक रिपोर्ट पेश करेंगे, क्योंकि इस माह की 19 तारीख को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रतन बाई के साथ निकाह की 100 साल मुकम्मल हो गए। जिस होटल में वो ठहरे थे वो भारत के एक मशहूर सयाहती मकाम नैनीताल में कायम है। उसका नाम था मेट्रोपोल होटल, और किसी ज़माने में यह होटल बड़ी शान व शौकत वाला था और यहाँ पे सिर्फ वही लोग ठहरते थे जो बहुत आला शख्सियात होती थी। तो आज ये होटल किस हाल में है, ये जानने के लिए चलते हैं भारत के शहर नैनीताल रितुल जोशी के साथ। खंडहर बन चुके इस आलीशान होटल की शोहरत कभी दूर दूर तक फैली थी। सन्नाटे की जगह यहाँ रौनकों का मेला लगता था और ये वीरान गलियारे लोगों की चहल पहल से गुलजार रहते थे। 19वीं सदी के आखिर में बना होटल मेट्रोपोल कभी नैनीताल की शान था। ठीक 100 साल पहले इस खूबसूरत हिल स्टेशन को क़ायद-ए-आज़म की नई दुल्हन रतन बाई ने हनीमून के लिए चुना और मेट्रोपोल ने उनके इस्तकबाल दरवाजे खोले। ये बहुत कम लोगों को मालूम है हनीमून के लिए आए थे और nobody seems to be interested। लेकिन बाद में एक जिन्ना की बायोग्राफी आई स्टेनले वॉलपर्ट की, और उसमें 2 लाइन में मेंशन था कि आफ्टर हिज मैरिज टू रती बाई ही हैड कम हियर फॉर हनीमून एंड ही वाज द गेस्ट ऑफ राजा साहब महमूदाबाद। शहर की सबसे मशहूर और 100 साल पुरानी किताबों की दुकान नारायण्स के मालिक प्रदीप तिवारी जैसे बहुत कम लोग हैं जो मेट्रोपोल में जिन्ना साहब के स्टे के बारे में जानते हैं। एक पार्किंग लॉट और डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुके इस होटल को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि तकरीबन 2 दहाई पहले तक भी इसकी शान बरकरार थी। ये लकड़ी का बना हुआ था, आगे लॉन भी अच्छा है, टेनिस कोर्ट है, लोग टेनिस भी खेला करते थे, तो ये अच्छा होटलों में गिना जाता था। मेट्रोपोल की बदहाली की वजह भारत पाकिस्तान के तल्ख ताल्लुकात हैं। मेट्रोपोल राजा साहब महमूदाबाद सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान की मिल्कियत था, जो जिन्ना के बेहद करीबी थे। अगले राजा आमिर अहमद खान ने तकसीम हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान की शहरियत हासिल कर ली, लेकिन उनका खानदान भारत में ही मुकीम रहा। 1965 की जंग के वक्त मेट्रोपोल एनिमी प्रॉपर्टी डेजिग्नेट होकर भारतीय हुकूमत की निगरानी में चला गया। 2005 में राजा के वारिस ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतकर इसे वापस हासिल कर लिया और होटल के रेनोवेशन का काम शुरू हुआ। 2010 में यूपीए हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फिर इसे अपनी निगरानी में ले लिया। 2017 में मौजूदा हुकूमत ने 1968 के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में तब्दीली करके मेट्रोपोल पर सरकारी कब्जे की मुहर लगा दी। राजा के वारिस फिर अदालत पहुंचे हैं,
لیکن میٹروپول کی خستہ حالی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میٹروپول ہوٹل کے پوری طرح نیست نابود ہونے کے بعد اس شہر کے ساتھ جڑی قائد اعظم کی کچھ بے حد خوبصورت یادیں تاریخ کے پنوں تک ہی سمٹ کر رہ جائیں گی۔ یہ نقصان صرف بھارت یا پاکستان کا نہیں ہے بلکہ دونوں ملکوں کی ساجھا وراثت کا بھی ہے۔ رتو جوشی، اردو VOA، نینی تال۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اور سرحدیں اپنی جگہ لیکن مٹی کی کشش میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ امریکہ میں کئی دہائیوں سے رہنے والے پاکستانی آج بھی اس سرزمین کی تاریخ اور ثقافت سے جڑے رہنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وردہ خلیل اب ہمیں لے جا رہی ہیں ریاست ورجینیا میں پاکستانی مصوروں کے بیش قیمت فن پاروں کی ایک نمائش میں پہنچ رہی ہیں اور لوگ بہتر ذریعہ معاش کے لیے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ کیا زرعی اسکول نوجوانوں کے دیہی علاقوں میں دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں؟ جواب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اس ہفتے کا ایجوکیشن سیگمنٹ۔ کسان کے طور پر کام کرنا مشکل ہے، لیکن ڈگ فیبیولی کہتے ہیں کہ اگر نوجوان کاشتکاری سے ملنے والی خوشی اور تکمیل کے احساس کو جانیں گے تو وہ اس سے محبت کریں گے، لیکن کامیابی کے لیے انہیں خصوصی ہنر کی ضرورت ہوگی، اور فیبیولی اپنے نئے اسکول میں یہی سکھانے کی امید کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی تلاش میں ہیں جو مستقبل میں کسان بننا چاہتے ہیں، جو آگے جا کر لیڈر کے طور پر کام کر سکیں اور نئے لوگوں کو اس بارے میں سکھا سکیں۔ عملی تجربات پر مبنی یہ مفت پروگرام بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے نوجوانوں کو تیار کر رہا ہے۔ میں نے بہت کچھ کاشت کرنا سیکھا۔ مجھے سیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، مجھے باہر رہنا زیادہ پسند ہے۔ لیکن سبھی کام باہر نہیں ہوتے۔ طلبہ 5 مختلف ماڈلز کے نصاب کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس میں صفائی، نکاسی اور باغبانی بھی شامل ہیں۔ اور ٹریننگ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ مشینوں کے بارے میں نہ سیکھیں جنہیں وہ ہر روز استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ کس طرح کام کرتی ہیں اور انہیں کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ایک استاد کی حیثیت سے میرا پسندیدہ کام طالب علموں کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ کسی اور کو سکھا سکیں۔ یہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ایک دن اپنا فارم چلا سکوں گا۔ اس سے فیبیولی کو خوشی ہوتی ہے، جن کا کہنا ہے کہ کمیونٹی کے لیے یہ اچھا ہے کہ زیادہ کاشتکار ہوں۔ ہم ملک بھر میں سب سے امیر کاؤنٹیز میں سے ایک ہیں۔ یہاں ہمارا مقصد زمین اور سبزے کو بچانا ہے۔ ہم یہ کاشتکاری کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ کاشتکاروں کی ضرورت ہے۔ اور نئے AG اسکول کو یہی امید ہے کہ آئندہ نسل کے ہنرمند کاشتکاروں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ فائزہ المصری کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کے علاوہ لاگ آن کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، یا پھر فالو کر سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل @urduvoa۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔